स्वागत है आप सभी का फिर से पूरी पाठशाला में। और आज हम देखने वाले हैं साइंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्विज सीरीज़, जो आपके आगामी रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, आईएलपी और विभिन्न एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, फूल को क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। और इसी को जब फ्लावर शब्द को लें तो फ्लोरीकल्चर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। फूल का अध्ययन फ्लोरीकल्चर। तो ये विभिन्न ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, तो ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेनोलॉजी किसे कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो है मानव मस्तिष्क का अध्ययन है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानव के मस्तिष्क का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी है। अगर पूछ ले एग्रोस्टोलॉजी क्या है आपके एग्जाम में, तो याद रखना है कि ये घास यानी कि ग्रास का अध्ययन है। क्या? एग्रोस्टोलॉजी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब ये बच गया पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी क्या है, ये कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखिएगा। पेलिनोलॉजी जो है वो पराग कण का अध्ययन है। इसे बॉटनी में पराग कण का अध्ययन कहते हैं, और इसे आप धूल का अध्ययन भी कह सकते हैं। दोनों में से भी जो भी आपके ऑप्शन में है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। हो सके तो आप ये कहीं लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पहले आप प्रश्न पे ध्यान देंगे कि विभिन्न संस्कृतियों के बारे में लिखा गया है, यानी अलग अलग संस्कृति है, तो इसे कहा जाता है एथनोलॉजी। जब संस्कृतियां अलग अलग हो तो इसे एथनोलॉजी कहा जाता है, यानी डिफरेंस रेसेस ऑफ मैनकाइंड। लेकिन एथनोग्राफी क्या है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एथनोग्राफी जो कहा जाता है वो केवल एक संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है। एक संस्कृति के अध्ययन, स्पेसिफिक कल्चर के अध्ययन को इथनोग्राफी कहेंगे। वहीं बात करें इथोलॉजी की, तो इथोलॉजी का है जो एनिमल बिहेवियर यानी कि जंतु के व्यवहार का अध्ययन है, एथनोलॉजी। और एथिक्स अगर आपसे कुछ पूछ ले तो एथिक्स का मतलब क्या है हिंदी में? नैतिक, यानी नैतिकता का ही अध्ययन एथिक्स है। आपको नैतिक व्यवहार कैसा रखना चाहिए। देखिए, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट था, चारों का चारों ऑप्शन दिया हुआ था। फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने इसे याद रखना है। परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक की बात करें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि जीरो। जबकि बाहर जो है परमाणु के, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में रखना है, आगे वाले प्रश्नों में ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल हम किसे कहते हैं? जो भी हमारे परमाणु में पाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो ड्यूटेरॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो ये ड्यूटेरॉन है क्या? तो ये जो ड्यूटेरॉन है ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जब मिला दिया जाए तो इसे ड्यूटेरॉन कहा जाता है कंबाइंड रूप में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था। कौन सा एक मूलभूत कण है? पहले समझते हैं मूलभूत कण किसे कहा जाता है। अगर किसी कण को हम विभाजित करते हैं विभिन्न भागों में, तो भी उस कण का जो है, जो पार्टिकल है वो समान रहे और वो अलग ना हो, तो उसे ही मूलभूत कण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वार्क है, यानी कि ऑप्शन डी जो है, इसको कितने भी भाग में तोड़िएगा तो हर भाग जो है क्वार्क ही निकलेगा। तो इसे ही मूलभूत कण कहते हैं। क्वार्क आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न था। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह के निम्न में से किस परत से परावर्तित होती हैं, यानी रिफ्लेक्टेड होती हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर के बारे में बता दूं कि ये अगर हमारी पृथ्वी है तो ये आइनोस्फीयर है, और यहाँ पे रेडियो का अगर टावर है तो यहाँ पे टावर इस पे जो तरंगे भेजते हैं वो आइनोस्फीयर से टकरा के वापस पृथ्वी पे आ जाती है। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि आइनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो ये 65 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। और इसमें आयन पाए जाते हैं। आयन मतलब आप समझ सकते हैं विभिन्न प्रकार के मेटल टाइप के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिससे अगर रेडियो तरंगे टकराती हैं तो वापस पृथ्वी की तरफ आ जाती है। इसलिए इसे आइनोस्फीयर कहते हैं, जो कि दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। निम्न में से किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना माध्यम के भी जो चल सके, वो कौन है? तो देखिए, ये जो विकिरण है, ऑप्शन ए, विकिरण को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। और विकिरण किस में होता है? जैसे कि देख लीजिए, ये जो एक्सरे है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंफ्रारेड है, उसके बाद रेडियो वेव है, रेडिएशन है, ये कुछ इस तरह के वेव हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चाहे आप यूवी रे भी बोल दीजिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी में आता है और उसमें यूवी रे भी पाया जाता है, तो इसमें कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं संवहन में हवा के जरिए होता है, और चलन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर होता है, दो गर्म मेटल को अगर आप सटाएं तो वो गर्म हो जाता है। और संवहन में आग से जो गर्म होता है उसका उदाहरण है संवहन। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे याद रखेंगे।
किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो इनमें से जो है एक्स-रे, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। आप अगर हो सके तो इसे लिख लीजिए कि सबसे कम होती है रेडियो वेव में, उसके बाद रेडियो वेव से ज़्यादा होता है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव से अगर बढ़ाएँ तो उसके बाद होता है इंफ्रारेड, इसे भी आपने याद रखना है। और इंफ्रारेड से ज़्यादा किसे होती है? तो दृश्य प्रकाश में, जो हम देख पाते हैं। और अगर दृश्य प्रकाश से ज़्यादा की बात करें तो उसके बाद आती है यूवी रे। यूवी रे से ज़्यादा एक्स रे में, और एक्स रे से ज़्यादा गामा रे में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो होता है आपका गामा रे में होता है, वहीं रेडियो वेव में सबसे कम होता है। और ये जो पूरा का पूरा सीरीज है, ये कई बार जो है आरआरबी, जेई में, एनटीपीसी में और एएलपी में पूछा गया था। यहाँ तक कि एसएससी जेई में भी पूछा गया है, तो इसे आप हो सके तो लिख लें। जब समताप मंडल में ओजोन का क्षरण होता है तो पृथ्वी की सतह पर टकराने वाले विकिरण का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो पृथ्वी की सतह पर टकराती है ओजोन परत पे क्षरण होने के कारण, तो उनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁻7 मीटर होता है। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर होता है, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये दोनों एक ही बात है, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। और यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, पूछ रहा है। तो जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी। और ये कब किया था ये भी पूछा जाता है। तो 1911 में किया जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। और ये एक गोल्ड फॉइल पे, यानी कि सोने के फॉइल पे किया गया था। सोने की पतली पत्ती थी, उनके द्वारा इसका खोज किया गया था, परमाणु के नाभिक का। एक वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उसका रंग देता है, उसे क्या कहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसे कहते हैं मेलानिन। क्या होता है, जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमारे त्वचा का रंग हल्का ब्राउन हो जाता है, वो किसके कारण होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपका जवाब हो जाएगा मेलानिन। साथ ही साथ बालों, आंखों और ये सब का जो रंग है, हमारे मेलानिन के कारण होता है। और ये एपिडर्मिस में पाया जाता है। एपिडर्मिस हमारे शरीर के सबसे ऊपरी चर्म को कहा जाता है, और उसमें मेलानिन पाया जाता है। धूप में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कलर ब्राउन। किसी दिए गए क्षेत्र में पौधों और पशुओं दोनों जीवित जीवों की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो किसी दिए गए क्षेत्र में जो है पशु और पौधों दोनों की जो है जीवित संख्या क्या कहलाती है? तो इसे हम बायोमास कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी को मिला था। साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी थे 1903 में जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी थे और हेनरी बेक्वेरेल थे। इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी को जो है 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक बार 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन डे, कब मनाया जाता है? तो इसे आपको बस रट लेना है कि यह 17 मई को मनाया जाता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। निम्नलिखित में कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने, हड्डी के चयापचय, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको पहले ये याद रखना है, ए, डी, ई, के। ये तीनों चारों के चारों जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो ऐसे ही चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया, अब बचा ए और के। तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है, और ये प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोथाम्बिन का निर्माण कौन करता है? विटामिन के करता है, जिसके द्वारा रक्त का थक्का बनाया जाता है। वहीं विटामिन ए जो है हमारे आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और ये गाजर में पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव में स्थित रेडोस्पिन कहाँ पाया जाता है, जिसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है? देखिए, बात है विजुअल की, तो विजुअल यानी देखने वाली चीज़ें, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यानी नेत्र। नेत्र से जब विजुअल चीज़ें आ गई हैं तो दो बात आपको और याद रखनी है जो पूछी जाती है। नेत्र में पाई जाती है क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। अब पूछा जाता है कि इनका किसमें उपयोग है? तो क्षण कोशिका जो है वो जो है आपके आँख में जो है जो लाइट प्रवेश करती है, तो लाइट की मात्रा को पहचानता है क्षण कोशिका। जबकि जो रंग है, रंगों को अध्ययन को
शंकु कोशिका के द्वारा पहचाना जाता है कि ये कौन सा रंग है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, आपके नेत्र में पाया जाता है और कई बार का पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की रचना कौन करता है? तो कार्ल बेंडा जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया की शब्द की रचना करते हैं। कब करते हैं? 1898 में कार्ल बेंडा द्वारा किया जाता है। विलियम क्रुक एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की और नाम दिया। तो किस तत्व की खोज की? थैलियम की खोज की। किसने? विलियम क्रुक थैलियम की खोज करते हैं और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे और इन्होंने कैथोड रे के स्टडी के दौरान ये पाया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए कई बार का पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? ये भी आपको याद रखना है, 1857 में की थी और इसे अपने समय का बहुत बड़ा खोज पाया गया था। अब देखिए आप यहाँ तक आ गए हैं, यानी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? ये पूछा जा रहा है। तो एक्टिनाइड तत्व कौन सा है? क्यूरियम जो है ये एक एक्टिनाइड तत्व है। देखिए अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का ग्रुप डी का, उसमें एक्टिनाइड से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि आपका क्यूरियम जो है एक एक्टिनाइड है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 96 है। तो ये आप याद रखेंगे। परिशोध और विरंजन की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बनाया जाता है? तो शुद्ध होने के बाद 99% कपास जो है वो सेलुलोज से बनाया जाता है। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि इसे C1 और C1 से C4 भागों में विभाजित किया जाता है और पॉलीमर का ये लंबा चेन होता है जिसके द्वारा कपास का निर्माण हुआ जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प के तरल जल में बदला जाता है, यानी जल वाष्प से ये तरल जल बन जाता है, यानी भाप से जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है कंडेंसन या फिर संघनन कहते हैं। अगर आपसे कंडेंसेशन भी पूछ ले तो भी आप इसका जवाब देंगे। और संघनन द्वारा ही बादलों में जो है वो बादल जो है संपीड़ित होते हैं, उसके बाद जो है जल का निर्माण होता है और ये जल वापस पृथ्वी पे आ जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्षा के क्रम को बनाए रखने के लिए। डोलामाइट से पूछा जा रहा है किस धातु का अयस्क है? तो डोलामाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। अगर इसका परमाणु फॉर्मूला की बात करें तो CaMgCO हॉल्टाइस 2। तो हॉल्टाइस 2 आपको ये याद रखना है कि इसका जो है केमिस्ट्री फार्मूला, केमिकल फार्मूला ये होगा। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के तरल के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो इस नियम के बारे में पूछ रहा है। अच्छा आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे या ट्रकों के पीछे कभी कभी जो है इस तरह के पाइप लगे होते हैं जो कि कुछ प्रेशर लगाने के बाद लगातार खुलते जाते हैं और ये लंबे हो जाते हैं, जिसका उपयोग किसी ट्रैक्टर के चक्कों को उठाने के लिए किया जाता है। तो इसको नियम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पास्कल का नियम, दाब का नियम। और ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें जो है ब्रेकिंग में, बड़े बड़े वाहनों में ब्रेकिंग में अर्थ मूवर जो होता है उसको ब्रेकिंग में यूज़ किया जाता है पास्कल का नियम। शब्द स्टोलिक और डायस्टोलिक का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका संबंध क्या है? रक्तचाप के मापने से, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट किया जाता है उसमें स्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का यूज़ होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कान के पर्दे के दृश्य परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा उपकरण है? वो है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप जो है आपके कान के परीक्षण के लिए उपयोग हो जाता है। अगर कान में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए तो कान के अंदर डाल के ही कान का देखा जाता है कि स्थिति क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। 19.9 इंच तक बड़ी होती है और ये जांग में पाई जाती है। इसे जांग की हड्डी भी पूछा जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें 1921 में जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किस लिए मिला गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किस में होता है? जो आपके सोलर पैनल होते हैं उसमें से जो धूप आती है उसके बाद जो विद्युत बनता है उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनते हैं और इसके बाद ही सोलर पैनल का निर्माण किया जा सका और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की खोज की जा सकी। कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो पहले जल जनित बीमारी कौन कौन सी है? तो टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, हैजा है।
कंठमाला जो है जल जनित बीमारी नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंठमाला क्या है, तो आपने मम्प्स का नाम सुना होगा। मम्प्स जो है ये जो है एक वायरल डिजीज़ है जो कि बच्चों में पाया जाता है, और ये जल जनित ना होके वायरल यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है कंठमाला या मम्प्स। दाब का एसआई मात्रक क्या है पूछ रहा है, तो ये दाब का एसआई मात्रक है ऑप्शन बी, यानी पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, तो ये रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम। वोल्ट जो है आपका विद्युत विभवांतर का मात्रक है, और एम्पियर जो है करंट का मात्रक है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, पास्कल से एक और चीज़ पूछा जाता है कि पास्कल को कैसे लिखते हैं, तो पीए लिखते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि पास्कल के फोर्स की परिभाषा क्या है, तो आपने याद रखना है कि 1 न्यूटन यानी एक न्यूटन का बल पर स्क्वायर मीटर में। तो ये आपको याद रखना है कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। तो चलिए, ये था आज का आखिरी प्रश्न। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। आपके कोई डाउट या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर आप बताइएगा। तब तक के लिए